गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के आज के इस ई लेक्चर के सेशन में आप सब बच्चों का स्वागत है। बच्चों, आज अपन अपना लेक्चर नंबर 42 स्टार्ट कर रहे हैं, जो यूनिट नंबर 5 का पार्ट है। आज का जो टॉपिक है अपना वो है टैलेंट मैनेजमेंट एंड एक्विजिशन। चलिए समझने की कोशिश करते हैं टैलेंट मैनेजमेंट क्या है और कैसे ये ह्यूमन रिसोर्स के अंदर रोल प्ले करता है। देखिए, टैलेंट मैनेजमेंट क्या है कि जो ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं वो अपने यहाँ पे जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको अट्रैक्ट करना चाहती है। ये जो एम्प्लॉयज़ हैं ये वो हैं जिनके अंदर टैलेंट है, जिनके अंदर स्किल्स हैं, ठीक है। तो ऐसे लोगों को ये लोग अट्रैक्ट करना चाहते हैं अपने यहाँ पे, ऐसे लोगों को रिटेन करना चाहते हैं जहाँ पर ये ऑर्गेनाइजेशन की नीड्स को फुलफ़िल कर सके। तो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जब भी एम्प्लॉयज़ का रिक्रूटमेंट करती है तो वो ये देखती है कि ये पर्सन हमारे गोल्स को कितना अचीव करने के लिए एलिजिबल है। यदि कोई ऐसा एम्प्लॉय, और ऐसे ही जब वो कोई रिक्रूटमेंट निकालती है तब भी वो यही चाहती है कि उनके यहाँ ऐसे लोग अप्लाई करें जिनके अंदर स्किल्स है, नॉलेज है और ये ऑर्गेनाइजेशन की गोल्स को फुलफ़िल करने में रोल प्ले करेंगे। तो अगर हम देखें, टैलेंट मैनेजमेंट जो है ना, ये आजकल के बिज़नेस के लिए एक चैलेंज है। चैलेंज क्यों माना गया है? क्योंकि ऐसे एम्प्लॉयज़ को फाइंड आउट करना जो कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन के लिए सूटेबल है, ये थोड़ा सा मुश्किल है। और उनको रिटेन रखना तो और भी मुश्किल है। क्यों? क्योंकि यदि वो टैलेंटेड है, स्किलफुल है, तो अदर कंपनीज़ भी उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करना चाहेंगी ड्यू टू गिव सम ऑफर्स। और या तो ये भी हो सकता है कि वो भी क्या ग्रोथ के लिए आगे बढ़ना चाहेगा, तो जिसकी वजह से वो आपकी कंपनी को छोड़ेगा। तो दोनों ही कंडीशन को फेस करने के लिए आज के समय में देखा जाए तो ऑर्गेनाइजेशन के लिए ये एक चैलेंज से कम नहीं है। आजकल देखिए कि कंपनीज जो है सक्सेसफुली इस चीज़ को रियलाइज़ कर रही हैं कि अगर हमारी ऑर्गेनाइजेशन को हाई परफॉर्मेंस बनना है तो हमें टैलेंटेड लोगों की ही रिक्वायरमेंट है। अब जितने लोग आपके यहाँ अवेलेबल हैं, यदि आप ये मान के चलते हैं कि दे आर टैलेंटेड, तो ये श्योर कर लीजिए कि हर एक पर्सन राइट प्लेस पर है, राइट समय पर है, उसको रिक्रूट किया गया है। और जो जॉब वो काम कर रहा है, जो जॉब वो परफॉर्म कर रहा है ना, वो बिल्कुल सही है उसके लिए, वो उसके स्किल्स और उसके टैलेंट्स के कंपैरेटिवली इक्वल है। तभी वो हमारे ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को क्या करेगा, फुलफ़िल करेगा। आजकल के समय में देखा जाए, यदि हम ऑर्गेनाइजेशन के सर्वाइवल की बात करते हैं, उसकी स्टेबिलिटी की बात करें, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज की बात करें, तो हमारे लिए हमारी ये टैलेंटेड एम्प्लॉयज़ ही हैं जो इन तीनों जगहों पे हमें नंबर 1 पे लेके आ सकते हैं। तो टैलेंटेड या टैलेंट मैनेजमेंट जो है, ये हम देख रहे हैं एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर जो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट मैनेजर्स है ना, वो ऐसे लोगों को मोटिवेट करते हैं, उनको डेवलप करते हैं, ऐसे लोगों को अट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं जो स्किलफुल हैं। ऐसे एम्प्लॉयज़ जो कि परफॉर्मर रहे हैं उनको अपने यहाँ पे रिटेन रखने की कोशिश करते हैं। तो ये कहीं ना कहीं ऐसी एक्टिविटीज़ को करते रहते हैं जिनसे ये एम्प्लॉयज़ हमारे साथ बना रहे। यदि हम टैलेंट मैनेजमेंट के गोल्स की बात करें तो हमें नज़र आता है कि हाई परफॉर्मेंस, जहाँ पे हम अपने स्ट्रेटेजिक और ऑपरेशनल दोनों गोल्स को अचीव कर सकें। और यदि हम बिज़नेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, हर एक ऑर्गेनाइजेशन, हर एक एचआर मैनेजर इन स्ट्रेटजीज़ को डिज़ाइन करता है जहाँ पे उसको टैलेंटेड एम्प्लॉयज़ क्या हों, मिले। तो यहाँ पे मैंने एक टैलेंट एक्विजिशन का पिक्चर बना रखा है, आपको दिख रहा होगा कि ये जो टैलेंट एक्विजिशन है ये एक हायरिंग स्ट्रेटजी है। ये एम्प्लॉयर और जो उसकी कंपनी की इमेज है और रिक्रूटमेंट, इन दोनों के साथ का कॉम्बिनेशन है। ये एम्प्लॉयर और कैंडिडेट, वो एप्लीकेंट जिसने आपकी कंपनी में जॉब के लिए एप्लीकेशन भेजी है, उन दोनों के बीच का रिलेशनशिप है। ये रिक्रूटमेंट भी कहते हैं और ये ऑनबोर्डिंग भी है, यानी साथ साथ चलेगा और इनके साथ साथ जाएगा। यदि हम देखें आजकल के कॉम्पिटिटिव प्रेशर में क्यों हमें टैलेंटेड मैनेजमेंट एक्विजिशन की रिक्वायरमेंट है। देखिए, यदि हम हर ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, जब भी वो कोई रिक्रूटमेंट ड्राइव करते हैं, ये इंश्योर नहीं है कि उनके पास टैलेंटेड पर्सन ही आया है।
तो अगर हमने सही पर्सन को सिलेक्ट किया है और सही वेज और सही डिज़ाइन से हमने रिक्रूटमेंट करी है और हम चाहते हैं कि हमारे यहाँ फ्यूचर में सही टेक्नोलॉजी यूज़ हो, तो हमें इस चीज़ को देखना पड़ेगा कि हमारे यहाँ पे जो एम्प्लॉय हैं वो टैलेंटेड है या नहीं है। तो अब मैं आपको कुछ ऐसे रीज़न्स बताऊंगा जिनकी वजह से हमें टैलेंट मैनेजमेंट की रिक्वायरमेंट है। सबसे पहला देखिए, हमें ऐसे वर्कफोर्स की रिक्वायरमेंट है जो कि हमारे बिजनेस की नीड को फुलफ़िल कर दे। तो हमें सिर्फ राइट टैलेंट और राइट पर्सन की रिक्वायरमेंट नहीं है आइडेंटिफाई करने की, हमें ये भी देखना है कि जब हम कोई वर्कफोर्स को देख रहे हों, फाइंड आउट कर रहे हों, जॉब एनालिसिस कर रहे हों, तब हमें ये देखना है कि हम उस एम्प्लॉय में क्या सेट ऑफ स्किल्स होनी ज़रूरी हैं जो हमारे यहाँ पे हमारे ऑर्गेनाइजेशन को बेनिफिट हो सके। तो ये जो अलाइनमेंट हम कर रहे हैं कि स्पेसिफिक जॉब स्किल्स विद स्पेसिफिक जॉब टास्क, ये हमारे लिए ज़रूरी है। इसी वजह से लोग टैलेंट मैनेजमेंट को यूज़ करते हैं। फिर आता है कि जो आपकी वर्कफोर्स है उसको हम कैसे इंगेज करें, किस लिए, ताकि वो हाई लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी कर सके। यदि हम अपनी वर्कफोर्स को ऐसे वर्क में इंगेज कर रहे हैं जहाँ पे वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्टिव आउटकम प्रोड्यूस कर रहे हैं, क्रिएटिविटी को यूज़ कर रहे हैं, टैलेंट को यूज़ कर रहे हैं, तभी तो हम वो एक्सपेक्टेड आउटकम पा सकते हैं जो हमने सोचा है। तो यहाँ पे हम जो बात कर रहे हैं वो आता है कि जब हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए ऐसे वर्कफोर्स का प्रोसेस कर रहे होते हैं, तो हमें एक बात देखना है कि एम्प्लॉयज़ जब हमारी ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करे तो वहाँ पे वो बहुत सी सारी चीज़ों को सीखे, वो वहाँ पर ग्रोथ करे। तो यहीं पे हम लोग यूज़ करते हैं एवो स्किल्स। एवो स्किल्स क्या है? एक मॉडल है जो कि हायर प्रोडक्टिविटी के लिए काम में किया जाता है। तीसरा आता है कि ये जो आपका इफ़ेक्टिव टैलेंट मैनेजमेंट है ना, ये आपके एम्प्लॉय के सेटिस्फैक्शन को भी इंक्रीज़ करता है। क्यों? क्योंकि देखिए, एम्प्लॉय का सेटिस्फैक्शन ज़रूरी है यदि हम ऑर्गेनाइजेशन को लॉन्ग टर्म की बात कर रहे हैं। उसका सोशल कंफर्ट होना ज़रूरी है, उसको ये समझना ज़रूरी है कि वो ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलके आगे बढ़ सकता है। तो हमें उनके लिए फेयर पॉलिसीज़ को बनाना पड़ेगा, उनको रेस्पेक्ट देना पड़ेगा, उनके सेंटिमेंट्स का ख्याल रखना पड़ेगा। यदि हम अपने ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय की रिलेशनशिप की बात कर रहे हैं तो वो रिलेशनशिप ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। एम्प्लॉयज़ को ऑर्गेनाइजेशन में बनने वाली कई सारी पॉलिसीज़ की इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। तो यदि ये चीज़ें हैं तो हम ये देखेंगे कि एक टैलेंटेड एम्प्लॉय उसमें पार्टिसिपेशन कर सकता है, हम उसको यूज़ कर सकते हैं न्यू स्ट्रैटेजी बनाने के लिए। इसलिए भी टैलेंटेड मैनेजमेंट ज़रूरी माना गया। यदि हम चाहते हैं हमारी ऑर्गेनाइजेशन में लीडर्स डेवलप हों जो कि अपने अपने एरिया में एक्सपर्टाइज हों, अगर ये जितना एक्सपर्टाइज होंगे उतना हमारी ऑर्गेनाइजेशन के लिए बेनिफिट है। तो टैलेंटेड मैनेजमेंट के अंदर हम क्या कर रहे थे? टैलेंटेड पीपल्स को रिक्रूट कर रहे हैं। तो यहाँ हम उनको सिर्फ उनकी टेक्निकल स्किल्स नहीं बढ़ाते, हम बात करते हैं उनकी फंक्शनैलिटी पे कि वो किस तरीके से ऑर्गेनाइजेशन में काम करेगा। हम उनके अंदर डेवलप करते हैं बिहेवियरल स्किल्स, हम उनके अंदर डेवलप करते हैं मैनेजरियल स्किल्स, ताकि वो एक अच्छे लीडर बन सकें। लीडर बनेंगे तो एम्प्लॉयज़ को सही तरीके से डायरेक्शन और मॉनिटरिंग कर पाएंगे। अब देखिए कि क्योंकि हम सभी को पता है कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मल्टी कल्चर लोग काम करते हैं, डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है। तो हर एक एम्प्लॉय, हर एक पर्सन का अलग अलग कल्चर है, अलग अलग टेम्परामेंट है, अलग अलग स्किल्स हैं। कोई काम को सीरियस समझ के करता है तो कोई काम को फॉर्मेलिटी समझ के करता है। तो इन सभी को एक साथ मैनेज करने के लिए ज़रूरी है कि हम अपने यहाँ पे टैलेंट मैनेजमेंट के प्रोसेस को इम्प्लीमेंट करें। तो यहाँ ज़रूरी क्या है? यहाँ ज़रूरी है कि हम यहाँ पे प्रायोरिटी पे फोकस करें, यानी एम्प्लॉयज़ की लर्निंग ज़रूरी है। तो लर्निंग ज़रूरी है तो मीन्स ट्रेनिंग ज़रूरी है।
तो ट्रेनिंग उनको देनी है ताकि वो वर्क को अच्छा कर सके। हमें ये नहीं देखना कि वो एक्सपीरियंस पर्सन है, उसको हम ट्रेनिंग के लिए कैसे बोलें। अगर हमें हमारी ऑर्गेनाइजेशन को देखना है तो हमें उसकी डिग्निटी को छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि जब तक वो सीखेगा नहीं तब तक वो काम को और अच्छी तरीके से नहीं कर पाएगा, अपना टैलेंट को पूरा यूज़ नहीं कर पाएगा। तो ये ज़रूरी है कि उनको जब हम रिक्रूट करें या उनको जब वर्क एलोकेट करें तो उनके टैलेंट को हम समझने की कोशिश कर सकें। अब आता है बड़ा इम्पॉर्टेंट टॉपिक कि टैलेंटेड मैनेजमेंट कितने प्रकार के होते हैं। देखिए 4 तरीके से होते हैं। सबसे पहला होता है बॉडी। बॉडी को हम कहते हैं एक्शन ओरिएंटेड। ये वो लोग हैं जो कि हाईली ओरिएंटेड होते हैं, किस चीज़ के लिए? काम को करने के लिए। ये इंडिविजुअल्स हैं जो कि ग्रास रूट लेवल पे काम करते हैं, ये किसी का सपोर्ट नहीं चाहते। एक बार आपने इनको काम एलोकेट किया तो ये फ्रॉम स्टार्टिंग टू एंड तक अकेले उस काम को करने की कोशिश करते हैं। इनकी मेंटल जो एक्टिविटी है ना ये थोड़ी लूज है, बट फिजिकल जो एक्टिविटी है ये बड़ी स्ट्रॉन्ग है। ये दिन में दौड़ भाग कर सकते हैं, भाग सकते हैं, फील्ड में काम कर सकते हैं, मेहनत कर सकते हैं। मेहनत तो खैर हर एम्प्लॉय करता है, पर इनका जो मेहनत है फिजिकल टर्म्स में वो ज़्यादा होती है। तो ऐसे लोग जो होते हैं वो सिविल इंजीनियर्स की इंडस्ट्री में, मैकेनिकल इंजीनियर्स की इंडस्ट्री में, या फिर हम कहें कि आर्टिशियंस, क्राफ्ट, म्यूजिशियंस, इंस्ट्रूमेंट प्लेइंग, इन तरीके के कैरियर में ये लोग ज़्यादा यूज़ होते हैं, जो कि जिनमें फिजिकल वर्क क्या है ज़्यादा है। दूसरा टैलेंट आता है आपका माइंड। ये वो टैलेंटेड लोग हैं जो माइंड से बड़े शार्प हैं। ये इंटेलेक्चुअल है, ये बॉर्न इंटेलेक्चुअल भी कह सकते हैं हम इनको, क्योंकि इनकी पर्सनैलिटी जो है वो इनके टैलेंट से निखर के आती है। इनकी जो इनकी पर्सनैलिटी होती है वो इनके टैलेंट के तौर पे दिखाई देती है। ये वो लोग हैं जो मेडिकल प्रैक्टिशनर्स हैं, ये डॉक्टर्स हैं, ये इंजीनियर्स हैं, ये एडवोकेट हैं, ये लॉयर्स हैं, वकील हैं, ये चार्टेड अकाउंटेंट्स हैं। इनकी पर्सनैलिटी में इनका माइंड दिखाई देता है। ये साइंटिस्ट है। ये ऐसे लोग नहीं हैं जो चलते फिरते कोई भी प्रोफेशन को यूज़ कर लेते हैं। ये वो डिफ़िकल्ट प्रोफेशन को यूज़ करते हैं जिसमें माइंड का यूज़ और माइंड की एबिलिटी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। फिर आता है हार्ट। हार्ट वाले लोग बड़े इमोटिव होते हैं। ये इनके अंदर, ये हम ये नहीं कहेंगे कि दे आर द इमोशनल फूल्स, नहीं, दे आर द इमोशनल इंटेलिजेंस पीपल्स। ये हर चीज़ को बहुत बारीकी से देखते हैं, सोचते हैं, समझते हैं, उसके बाद ही कोई एक्टिविटी या एक्शन परफॉर्म करते हैं। ये हर चीज़ की पोटेंशियलिटी में विदाउट रिसर्च नहीं जाते। ये इंटर और इंटर दोनों पर्सनल को डेवलप करने की कोशिश करते हैं। इनका जो हार्ट है ना ये यूनिक टैलेंट से भरा है। ये हर लोगों को सुनते हैं, हर लोगों से बातचीत करना चाहते हैं, उनको हर चीज़ बताना चाहते हैं, और ये बेहतरीन टीम प्लेयर्स माने जाते हैं। फिर आता है सोल। सोल क्या है? ये भी हमारे लिए हाई स्पिरिचुअल कंटेंट माना गया है। देखिए, आप चाहे भगवान से डरें या ना डरें, बट आप एक धर्म को, एक रिलीजन को तो फॉलो कर ही रहे। यस। अब हम ये देखते हैं कुछ इंडिविजुअल्स कहते हैं कि जो लोग बहुत मेहनती हैं तो उनके धर्म में ये बताया गया कि हमें मेहनत करनी है शुरू से। जितना आप मेहनत करोगे उतना अच्छा अर्निंग आप करोगे। पर हम ये भूल जाते हैं कि हमारा जो ये इतना भाग दौड़ वाला काम है, ये जो हमारा डेडिकेशन है, ये हमारी स्पिरिचुअलिटी पे डिपेंड करता है। आप मानसिक तौर पे कितने स्ट्रॉन्ग हो ये डिपेंड करेगा आपके टैलेंट के ऊपर। तो यदि आपके अंदर ऐसा कोई है, स्पार्क नहीं है, ऐसी कोई एनर्जी नहीं है, तो आप अपना कैरियर बड़ा सोच समझ के चूज़ करें। फिर ये आता है कि ये बड़े क्यों यूँ कहें कि ये जब भी कोई एक्टिविटी करते हैं, जब भी कोई एक्शन करते हैं ना, तो इनका कोई पर्पस होता है। ये हर चीज़ को फुलफिल या संपूर्ण करना चाहते हैं, या आधे अधूरों में चीज़ें नहीं लटकाते हैं। और इनका पर्सनल सेटिस्फेक्शन जो है ये बहुत ज़रूरी है, तभी तो ये वर्क को और ज़्यादा डेडिकेटेड करके डेलीगेट कर सकते हैं। तो यही था बच्चों हमारा आज का टॉपिक। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच।